नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का डोईवाला दौरा, 35 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। संस्कृति कार्यक्रम ने बांधा समा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया ताकीद, कहा कुंभ मेले के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, टारगेट के मुकाबले पहले दिन 60% लोगों ने ही लगवाई कोरोना वैक्सीन। पेयजल सस्ता करने का फैसला फिलहाल टला, मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई। मदन कौशिक और धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। रुड़की में किसानों की खराब हालत, फसल की नहीं मिल रही उचित मूल्य, खेत में ही नष्ट कर रहे हैं फसल। मैदानी इलाकों में रविवार से घना कोहरा रहने की संभावना, मौसम विज्ञान केंद्र ने हरिद्वार व उधम सिंह नगर जिले में जताई चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको विकास नगर से बता रहे हैं। यहां श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लिया गया है, बूथ स्तर से इकट्ठा किया जाएगा चंदा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विकास नगर से। यहां पर कांग्रेस नेता नवप्रभात ने की है अपील, कार्यकर्ताओं से चंदा इकट्ठा करने को कहा। बड़ी खबर आपको विकास नगर से बता रहे हैं। यहां श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। बूथ स्तर से इकट्ठा किया जाएगा चंदा। कांग्रेस नेता व नवप्रभात ने की है अपील, कार्यकर्ताओं से चंदा इकट्ठा करने को कहा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने माजरी ग्रांड में जोखन नदी पर पुल का लोकार्पण किया। करने के साथ ही 70 करोड़ की लागत से बनने वाली 35 योजनाओं के साथ सड़कों पर पेयजल जैसी योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। लंबे समय से चांडी पुल की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री टीएस रावत ने 62.50 मीटर लंबा 227.53 लाख की लागत से बनना यह पुल आज जनता को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लगभग करोड़ों के विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जुटे लोग भी शामिल हुए। इस अवसर पर पंजाबी और जौनसारी संस्कृति कार्यक्रम ने समा भी बांधा। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बेहतर काम किया है, साथ ही क्षेत्रों का विकास लगातार चलता जा रहा है। इसका प्रयास सरकार ने किया है। सड़क, बिजली, पानी के साथ सभी योजनाओं पर काम किया गया है। यहाँ पर अनीता ममगाई जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री लोगों को यातायात से जुड़े नियमों के प्रति जागरूक करने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य को लेकर चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत इन दिनों 23वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस क्रम में विकास नगर में भी पुलिस क्षेत्राधिकारी बीडी उनियाल की अगुवाई में एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट के साथ अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रतिभाग किया। रैली के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी बीडी उनियाल ने बताया कि लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। एक आम जनता को मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हमें क्या चीज़ें देखनी है। अपना हेलमेट पहनना, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना है, ट्रिपल राइडिंग नहीं करनी है। इसके अलावा अपने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस अपना पूरा रखना है। उसके अलावा स्कूल कॉलेज में जाकर के बच्चों को इसके बारे में शिक्षित करेंगे। एनजीओ के माध्यम से सेमिनार कराएंगे। तो एक जनता को जागरूक करने के लिए एक ये हमारा बड़ा ये चल रहा है, इसमें कार्रवाई की जाए। खबर रुड़की से, जहां अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा, आरएसएस व हिंदू संगठनों ने मिलकर शहर के निधि समर्पण अभियान के तहत धन संग्रह करने का अभियान को तेज कर दिया है। वहीं क्षेत्रीय लोगों भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है, जिसके लिए धन संग्रह करने के लिए कार्यकर्ताओं ने मिलकर शहर के लोगों से धन संग्रह अभियान चला दिया है।
के लिए जो धन संग्रह किया जा रहा है ये हिंदू समाज के लिए एक अपार हर्ष का विषय है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है राम मंदिर। और इससे ज़्यादा खुशी का कोई नहीं हो सकता विषय कि राम मंदिर के लिए जो आज हम सब लोगों को बड़ा हर्ष है कि हम सब लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। और मेरा तो परम सौभाग्य है कि मेरे पिताजी 1992 में बाबरी मस्जिद का जिस समय ढांचा गिरा था उस समय अयोध्या गए थे और सैकड़ों संघर्ष किए उस समय के कार्यकर्ताओं ने। और आज जो है पिताजी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा सहयोगवश अवसर मिला कि मैं राम मंदिर को बनाने की भूमिका में सहयोग कर रहा हूँ। खबर नैनीताल से है, जहां ग्रीन आर्मी और हिलदारी की टीम के साथ नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी और सभासदों ने मिलकर नैनीताल के वार्डों के सफाई अभियान की शुरुआत की। 40 सदस्यीय टीम द्वारा नगर के रुकुट कंपाउंड में सफाई कर लगभग 45 कट्टा कचरा इकट्ठा करने के साथ ही लोगों को जागरूक किया गया। लोगों ने नगर के स्वच्छ बनाने के लिए अभियान में जुड़ने का आग्रह भी किया गया, जिससे नैनीताल को अधिक से अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। पालिका अध्यक्ष ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वो नगर को स्वच्छ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें और कूड़ा पालिका द्वारा लगाए गए डस्टबिन में ही डालें ताकि नगर स्वच्छ रहे। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रीन आर्मी की टीम को, हिलदारी, नगर पालिका की टीम और जितने भी सभासद में साथी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत अच्छा पहल आप लोगों के द्वारा यहाँ पर किया गया है। आप लोगों के प्रेरणा लेते ही हम लोग में भी जागरूकपन आया है और हम भी आज से यहाँ निकले हैं। मैं आशा करता हूँ जैसे हम लोग आज आए हैं, जैसे आपने मुझे बताया कि हर संडे आप लोग क्लीन अप अपनी ओर से करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि केवल आप ही लोग नहीं, जितने मोहल्ले यहाँ पर देख रहे हैं, मोहल्ले वाले हो गए या जितने नगरवासी हैं। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जहां शीतलहर व कोहरे की दस्तक का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं इससे किसानों का भारी नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने किसानों से खास बातचीत की। प्रदेश में जहां शीतलहर और कोहरे को लेकर मौसम विभाग द्वारा 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया। हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर एक किसान के खेत में। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जैसे कि प्रदेश में कई जिलों में जो है शीतलहर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो किसानों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है? किसानों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर ओलावृष्टि होती है तो हमारी फसलें, कच्ची फसलें, गेहूँ की फसलें, सरसों की फसलें, हमारा गन्ना भी है, लगभग ओलावृष्टि से तो हमारा गेहूं और सरसों तो हमारी लगभग बर्बादी हो जाएगी। और इसका अच्छा खासा इसका प्रभाव किसानों पर बहुत कुप्रभाव पड़ेगा। इसका कुप्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं सरकार से क्या कुछ उम्मीद रखते हो मुआवजे को लेकर के? अगर जब ओलावृष्टि होती है और फसल नष्ट हो पाती है तो क्या कुछ मुआवजे को लेकर सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले भी ओलावृष्टि हुई है, पहले भी सरकार ने कहा मुआवजा देंगे, लेकिन किसी किसान को आप बता दें, कोई किसी किसान को अगर किसी ने राज्य सरकार ने कोई चेक दिया हो या कोई आर्थिक सहायता दी हो, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। कहीं ना कहीं किसानों का भी साफ तौर पर कहना है कि सरकार से कोई मुआवजे को लेकर कुछ उम्मीद नहीं है अगर ओलावृष्टि होती। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका क्या नाम है? सोनू है जी भाई। सोनू जी, जैसे कि 3 दिन को लेकर मौसम विभाग द्वारा एक शीतलहर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या कुछ मानते हैं किसानों को किस तरीके की जो समस्या हो सकती है काम करने को लेकर? भाई काम करने को तो समस्या हो ही रही, अगर जो ओला पड़ेगा या ज़्यादा होएगा तो काम या गेहूँ की और सरसों की फसल तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। सरसों की फसल नष्ट हो जाएगी, गेहूं की फसल नष्ट। तो कहीं ना कहीं जो किसानों का भी साफ तौर पर कहना है कि जहां मौसम विभाग द्वारा 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है तो उनकी फसलों को लेकर यदि ओलावृष्टि होती है तो उनकी फसलें नष्ट हो सकती हैं। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अनियमितता मामले में पत्र लिखने के बाद प्रदेश की राजधानी में घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल व युवा प्रकोष्ठ केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष कैबिनेट स्तर पर पद पर भारी राज्य के विनय रोहिला के लिए भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में 3000 करोड़ के घोटाले पर सीबीआई जांच न कराए जाने को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। खबर खटीमा से है, जहां टोल से लगे खटीमा सितारगंज रोड के पास एक गन्ने से भरा ट्रक हाईवे पर पलट गया। व्यस्त सड़क पर हुए इस हादसे में ट्रक चालक सहित सड़क पर चल रहे कई वाहन चपेट में आने से बाल बाल बच गए। गलत तरीके से बने इस खतरनाक मोड़ पर आए दिन वाहन पलटने के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल के बाद हाईवे में पड़ने वाले इस मोड़ पर आए दिन वाहन पलटने की घटनाएं होती रहती हैं, जिसको लेकर एनएच विभाग ने इस मोड़ को ठीक कराने को कहा गया था ताकि दुर्घटना स्थल बन चुकी सड़क पर कोई बड़ा हादसा ना हो।
गन्ने का ट्रक अभी पलटा है। ये NH पे टोल के पास में एक बहुत खतरनाक मोड़ है। यहाँ पे आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। कई बार ये NH वालों से शिकायत भी की है, बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो NH वालों से अपील है कि इस पर कोई कार्रवाई करें या इसका कोई समाधान करें। कल को कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार स्कूल की बच्चों की बसें भी जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना है। मैंगलोर के दहिया गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जहां आशिक ने विधवा प्रेमिका के दोनों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतक बच्चों के पिता की मौत हो गई थी। वहीं पति की मौत के बाद विधवा महिला को एक युवक से प्रेम हो गया और अपने दोनों बच्चों को लेकर महिला प्रेमी के साथ रहने लगी। लेकिन आरोपी प्रेमी बच्चों को पसंद नहीं करता था, इसलिए बच्चों की हत्या करने के मंसूबे बना डाले और दोनों बच्चों को बाहर घुमाने बहाने गया और गंगा नहर में धक्का दे दिया। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन की और सारे मामले का खुलासा हो गया। कल शाम को एक सूचना आई कि वादिनी सुमन के दोनों बच्चे नहीं मिल रहे हैं घर पे। ये सूचना छोटा प्रधान जो इंदर है उन्होंने पुलिस को दी। तत्काल पुलिस के द्वारा ASP मंगलौर महोदय के नेतृत्व में और क्षेत्राधिकारी मंगलौर के निर्देशन में सारी टीमें लगाई गई उन बच्चों की खोजबीन के लिए, तलाश के लिए। पूरी तत्परता से पुलिस के द्वारा बहुत ही तेज़ी से ये पूरी तलाश और खोजबीन और कड़ियों को जोड़ने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। ये बेहद संवेदनशीलता के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अटेंड करते हुए अनावरण किया गया है। कोरोना वायरस के बाद अब देश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार भी बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क। बर्ड फ्लू क्या है, कैसे फैलता है और इसके क्या क्या बचाव करने चाहिए, इसको लेकर हमारे ने बात की मैंगलोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर PK सिंह के साथ। कोरोना वायरस के बाद बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। उत्तराखंड में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। इसी विषय में बात करने के लिए आज हम आए हैं मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर PK सिंह हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है। डॉक्टर साहब, जैसे बर्ड फ्लू काफ़ी चर्चा में है, तो जानना चाहेंगे बर्ड फ्लू है क्या? बर्ड फ्लू एक विषाणु जनित बीमारी है, जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा दो तरह का है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 हाईली संक्रामक है, ज़्यादा संक्रामक है, और टाइप 2 बहुत कम संक्रामक है। ये जल्दी टाइप 1 ये पक्षियों से पक्षियों में फैलता है, लेकिन पक्षियों से मनुष्य में डायरेक्ट फैलने का कोई वो नहीं है। और मनुष्य से मनुष्य में तो बिल्कुल अभी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है कि मनुष्य से मनुष्य में ये फैले, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। खासकर जो पक्षियाँ हम पक्षियों के संपर्क में जो लोग रहते हैं, खासकर पोल्ट्री वाले या अन्य जो हैं, उनमें क्या है, ये पक्षियों के विष्टा जो हैं, अगर उसके साथ में हमारे आंसू या हमारे मुंह से लार या आंखों का पानी संपर्क में आता है, उससे ये जगह संक्रमित होता है, तो मनुष्य उससे संक्रमित हो सकता है। डॉक्टर साहब, इससे मतलब कैसा फैलता है, इससे बचने के क्या उपाय हैं? ये फैलता तो पक्षियों के विष्टा से है, मनुष्य उसके संपर्क में आएगा। जैसे पक्षी पालन करने वाले लोग हैं, पोल्ट्री वाले, और तो वो तो उनका कारोबार वही है, तो विष्टा तो वहाँ होगा ही। तो उसके संपर्क में अगर मनुष्य आता है, मनुष्य का क्या नाम है, द्रव पदार्थ, खासकर आंखों से जैसे आंसू है, नाक से ना पानी है, मुंह का लार है, अब लगाया हाथ में लगा चला गया आंख में मुंह में, तो इससे क्या नाम है, संक्रमित वो हो सकता है। लेकिन मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण का अभी कोई विशेष कोई वो नहीं है, मिला नहीं है कि मनुष्य मनुष्य से ये फैलता है। क्या लक्षण है बचने का? लक्षण इसके हैं, जैसे क्या नाम है, आपका खराश होगी, खराश कोरोना का भी लक्षण है। आपको सूखी खांसी आएगी, ये कोरोना का भी लक्षण है। आपके शरीर में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, पेट से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, और हाई ग्रेड टेम्परेचर 100 के ऊपर इस बुखार भी आएगा। ये इसके लक्षण हैं। उपाय क्या है बचने का उपाय है कि हम इनसे पक्षियों के संपर्क से दूर रहें। या जैसे नॉनवेज वाले लोग हैं, अगर वो समझते हैं क्या नाम कि नॉनवेज के लिए क्या नाम, ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खाने से आपको बर्ड फ्लू हो जाएगा। यदि उसे आप कच्चा नहीं खाते हैं, आप अंडा हो या उनका क्या नाम है चिकन हो, अगर इसे आप क्या नाम है कुक अच्छे ढंग से पका करके खाते हैं, तो संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। तो देखिए, डॉक्टर PK सिंह का ये कहना है कि जो मांस है उसको पका कर खाएं और इससे भयभीत ना हो। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ा सर लियो बड़ा देख पीरा में तेरे आगे और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आपने 1997 में स्टार्ट किया ये बिजनेस, लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड आपका क्या था? क्या मजदूरी भी पिसाई करते थे। अमेठी जानी जाती है आपके नाम से, कहते हैं कि आपने उसको पूरी तरीके से बंधक बना लिया, जो आप चाहते हैं वही होता है। अचानक से आपका मोह कैसे भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी और संघ से, और आप समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए? उधर सपा ने आपको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। कोई भी कैबिनेट मंत्री आता है, कोई भी बड़ा आदमी आता है तो सीधा आप ही के घर में आता है। बड़ा सर लियो बड़ा देख पीरा में तेरे आगे आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने पत्रकारों से बढ़ते हमले के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं का सरकार को संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस प्रशासन एक ओर तो पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच पड़ताल के ही मुकदमा दर्ज कर पत्रकारों का दमन करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर पत्रकारों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में हमेशा उदासीनता बरतती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पत्रकारों की टीम पर भूमाफिया द्वारा हमले किए जाने के बावजूद 24 घंटे के पश्चात भी हमलावर गिरफ्तार नहीं किए गए थे। इस पर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सोमवाल ने कहा कि वर्तमान दौर में पत्रकारिता में दमन को लेकर भाजपा सरकार के काले अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां आगामी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए राज्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आगामी 24 जनवरी को उत्तराखंड बोर्ड से पास आउट हुई प्रत्येक जनपद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय बालिकाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें बालिकाओं को पुरस्कार के रूप में नई तकनीक से जोड़ने के लिए मोबाइल फोन दिए जाएंगे। और अभी डॉक्टर अनिल कुमार का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, जिसमें उन्होंने एवियन इन्फ्लुएंजा के सिम्टम, ये दोनों ही सीनियर साइंटिस्ट हैं वेटनरी कॉलेज पंतनगर से, और डॉक्टर एनके सिंह आए हैं जो कि डीजीएम हैं। आगामी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम लोग 160 मेधावी बालिकाएं जो कि उत्तराखंड बोर्ड से पास आउट है, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई हैं अपने जनपदों में, तो ऐसी बालिकाओं को हम सम्मानित और प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। जैसे कि परिप्रेक्ष्य में 24 जनवरी को हम लोग उन्हें सम्मानित करेंगे और प्रोत्साहन देंगे, जिसमें हम उनको एक आज के समय की नई तकनीक से जोड़ने के लिए एक मोबाइल हम लोग उनको पुरस्कृत करने का काम करेंगे, जो कि जिसे लेकर उनमें प्रसन्नता होगी, साथ साथ में जो अन्य बालिकाएं होंगी उनमें मेधावी बनने की जो चेष्टा है वो आगे बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक पंजाबी गीत इन दिनों मिनी पंजाब कहे जाने वाले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में चर्चाओं में है। गीत भले ही किसी और तरीके से फिल्माया गया हो, लेकिन इस गीत में एडिटिंग करके चर्चित चेहरों को लगाकर जमकर वायरल किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस गीत में ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो सामाजिक रूप से अपनी पहचान रखते हैं। विशेष तौर पर काशीपुर के भाजपा विधायक सहित कई बड़े भाजपा नेता और पदाधिकारियों को इस गीत के माध्यम से भद्दी टिप्पणी की गई है। पंजाब में बने इस गीत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें इन नामी व्यक्तियों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस गीत की वायरल
होने के बाद खुद विधायक चीमा ने कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विरोधियों ने गलत प्रचार किया है, जबकि उनके विकास कार्यों से बौखलाकर इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। किसी को हमेशा अच्छा 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 कहते रहो तो उसके अच्छे का भी स्वाद जाता रहता है, तो कभी कभी बुरा भी कहना चाहिए। तो इसलिए इन्हीं सज्जनों के दिल और दिमाग में हो सकता है मैं किसी विषय पर बुरा हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस अपने जीवन में नहीं हुआ कि मैंने किसी का बुरा किया हो या किसी के लिए बुरा सोचा। आज 20वां साल लग गया मुझे यहाँ के विधायक रहते हुए। अगर मैं इतना नालायक होता तो मुझे चौथी बार काशीपुर की जनता विधानसभा में क्यों भेजती। इसमें उद्देश्य तो कोई खास नहीं है, क्योंकि अपनी विचारधाराएं हैं। मैं अपनी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में रह रहा हूं, और सिर्फ उन्होंने जो उस वीडियो में इंगित किया गया वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ दो चार जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको इंगित किया है। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि समाज के बीच में रहकर मैं समाज की सेवा करता हूं, और आज तक निगम में जहां 10 साल से हूँ तो मेरा ये वहाँ का खुला चैलेंज है। मिशन 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना होने पर उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर गुटबाजी का शिकार होती नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मिशन 2022 में प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस नेता हरीश रावत के बिना ही मिशन 2022 को फतेह करने की चाह रख रहे हैं। इसमें कांग्रेस खेमे में दो फाड़ दिखते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेसियों ने कार्यक्रम में पोस्टर से हरीश रावत का फोटो गायब है, जिससे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ नेता रंजीत रावत द्वारा हरीश रावत पर बयानबाजी किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष उत्पन्न हो रहा है। ये कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं रंजीत रावत जी, और सल्ट से विधायक रहे हैं। बहुत अच्छा उनका कार्यकाल भी रहा है, और मैं समझता हूँ माननीय हरीश रावत जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सानिध्य में उन्होंने जब उनका कार्यकाल था पूरी जिम्मेदारी से अपना कार्यभार संभाला, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में उन्होंने कार्य किया है। क्योंकि हमारे जो माननीय प्रभारी जी है श्री देवेंद्र यादव जी, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब पिछली बार यहाँ एक प्रोग्राम था, उन्होंने कहा था कि भाई हरीश रावत जी सीनियर नेता है और उनके बगैर कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं है। जी सीनियर नेता है, और मैं बधाई दूंगा कि जो 2017 में हमारे विधायक अपनी विधानसभा से हार कर आए, फ्लॉप विधायक कहना चाहिए, उनको रावत जी ने अपने कार्यकाल में डिप्टी सीएम बनाकर रखा। कहना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से माननीय पूर्व विधायक जी को, क्या 2017 से आप 17 तक रावत जी के साथ रहे, बराबर के भागीदार रहे, डिप्टी सीएम रहे, क्या पूरा दोष आपने जो है हरीश रावत जी पर ही लगा दिया? क्या इस हार में जो 2017 में हमारी 11 सीटें, क्या उसमें आपकी बराबर की जिम्मेदारी नहीं थी? रुड़की के रामपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली की आवाज सुनकर पास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इरफान सन ऑफ हमीद, जिनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष है, उनको किसी ने गोली चलाई है। डॉक्टरों के द्वारा उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रथम दृष्टया लोगों का मानना है कि शायद मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण उन पर यह गोली चली हो सकती है, लेकिन सभी संभावित पहलुओं से उक्त घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब धीरे धीरे इंतजार खत्म होने लगा है। कोरोना की वैक्सीन लगने का काम लालकुआं में 18 तारीख को शुरू होगा और यह टीकाकरण दूसरे चरण में लालकुआं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू होगा। यह वैक्सीन सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को ही लगेगी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। इस सब की भागदौड़ एसडीएम ऋचा सिंह लालकुआं में अपने हाथों पर ले रखी है और स्वास्थ्य के केंद्र में विकलांगों के लिए रैंप बनाई जा रही है, जिसमें कोई विकलांग व्यक्ति वैक्सीन लगवाने आए तो उसको
किसी तरह की दिक्कत ना करनी पड़े। और हमारे लाल कुआं में 18 तारीख डेट फिक्स हुई है जो यहाँ वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो उसकी तैयारियों के कारण मैंने यहाँ बूथ का निरीक्षण अपने किया है और जो भी चीज़ें हैं उनको मैं देख रही हूँ कि इनको हमारी किस तरीके की कोई कमी इसमें ना रह जाए। नैनीताल जनपद की नई पुलिस कप्तान 2012 बैच की IPS अधिकारी प्रीति प्रियदर्शनी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनसे पूर्व VIP जिले में नैनीताल की कमान विम्मी सचदेवा और स्वीटी अग्रवाल भी संभाल चुकी हैं। करीब 7 बजे उन्होंने मुख्यालय स्थित अपने कार्यालय में पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। हम लोग ये इंश्योर करना चाहेंगे पूरी पुलिस फोर्स में करके कि वैक्सीनेशन जो है कम्प्लीटली हों, अच्छे से हों, किसी को दिक्कत ना हो। यदि किसी को उसमें कोई संशय है तो उसमें अवेयरनेस भी उसमें फैलाई जाएगी। और इसके अलावा टूरिज़्म का स्पॉट है और अभी हमारे यहाँ पे गर्मियों का सीज़न जब स्टार्ट होगा तो बहुत भारी मात्रा में टूरिस्ट आता है, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो ट्रैफिक की आती है। तो ट्रैफिक भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ट्रैफिक के लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।